मौर्य जी के स्टेटमेंट दिए हैं, मैं पूर्णतः उनसे सहमत हूँ। उन पंक्तियों को पहले पढ़ें, फिर उनका अर्थ बताएं। दोहरे समाज के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, जो नीची जातियों के लोग हैं, उनके साथ आज भी शोषण होता है, घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता। मैं किसी भी ग्रंथ को नहीं मानता, मैं संविधान पर ही आस्था रखता हूं। जातीय जनगणना होना बहुत आवश्यक है। भाजपा कांग्रेस पे हमेशा आज भी प्रहार कर। पुलवामा हमले की जांच अभी तक क्यों नहीं? ये लक्ष्मण का लखनऊ से क्या मतलब हो गया, यही समझ में नहीं आया। नमस्कार साथियों, मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। हम जानेंगे समझेंगे कि क्या ज़मीनी हकीकत है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और पूर्व विधुना विधायक के छोटे भाई अनुज श्री देवेश साख जी। और आपको एक और परिचय बता दूं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और पूर्व प्रत्याशी भी विधुना से रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी हैं। तो आइए खास बातचीत करते हैं। नमस्कार नेताजी, हम लोग ये समझना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से माननीय मौर्य जी ने एक विवादित बयान, कुछ लोग कहते हैं लेकिन हम उसको नहीं मानते हैं, क्योंकि जब तक उसकी पुष्टि ना हो जाए तब तक कोई भी बयान विवादित नहीं होता है। और क्या उस पर प्रतिक्रिया आप जन जन में जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, जो दलित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं या अन्य जो जनरल कैटेगरी के भी जैसे वैश्य समाज है, क्षत्रिय समाज है, तो इन लोगों में क्या इसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं मिशन न्यूज़ और आपको दिनेश जी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक छोटे से हमारी बाइट लेने के लिए आए हैं, मुझसे सवाल किया है। देखिए, जहां तक मौर्य जी के ने जो स्टेटमेंट दिए हैं, मैं पूर्णतः उनसे सहमत हूं, क्योंकि उनका स्टेटमेंट बिल्कुल ही ठीक है। और जन भावनाएं, चाहे वो किसी भी धर्म में जन्मे, चाहे कोई व्यक्ति हो, सारे लोगों की होती हैं। और अगर उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक विरोध किया है। मैं उनके पक्ष में हूँ। जी, आप पक्ष में हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप जिस तरह से जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे लोग सवाल भी करते होंगे कि किस तरह का बयान दिया, और तो वो हम जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस बयान के बारे में। निश्चित तौर पे सभी धर्म जातियों के लोग जी, जो शिक्षित हैं जी, और जिन्हें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है और जो संविधान को समझते हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है जी, और संविधान में सबको अपनी बात कहने का पूरी तरह हक है। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मैं कई जगह बैठा, मैं कई जातियों में बैठा, सारे लोग इस बात से सहमत है कि नहीं, इस तरह की बातें किसी भी किताब में जी, नहीं होनी चाहिए। जी, और अगर है तो उनको केवल निकालने की बात कही गई है। अगर लगता है, जो उनके पक्षकार है, अगर उनको लगता है कि ये बात सही है, तो वो अपनी बात रखे आके ना, कि उन पंक्तियों को पहले पढ़ें, फिर उनका अर्थ बताएं। जी, बिल्कुल। जैसे किसी को अगर बयान देने से भावनाएं ठेस पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं जो पटल पे आना चाहिए। दलित, पिछड़े और आदिवासी है, उनको कई वर्षों से इस तरह की जो पुराणों में चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, तो उससे भी तो उन जातियों को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल। देखिए, इस भारतवर्ष में आज भी कई इलाके पिछड़े हुए हैं, जहां पे आज से 60 साल 70 साल वाली प्रथाएं आज भी व्याप्त हैं। अगर आप उनको देखेंगे जाके, तमाम जो दोहरे समाज के लोग हैं, जाटव समाज के लोग हैं, जो नीची जातियों के लोग हैं, उनके साथ आज भी शोषण होता है, घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाता, उनके घरों के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकलते हैं। तो आज भी ये प्रथाएं हैं। ये क्यों प्रथाएं हैं? जब मानव एक समान है, तो संविधान ने मुझे समानता का अधिकार दिया है। मैं किसी भी ग्रंथ को नहीं मानता, मैं सबसे बड़ा जिससे देश चल रहा है, मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं संविधान पर ही आस्था रखता हूँ। जी, तो इसी बीच में हम एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे उसके बारे में। जिस तरह से ये जाति जनगणना बिहार में हो रही, बिहार सरकार करवा रही, और उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल है
खासकर आपकी जो समाजवादी पार्टी वो मांग कर रही है, तो क्या इस जाति जनगणना से जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, या जो सामान्य कैटेगरी के जो छूट गए हैं, जिनको वो अधिकार मिलने चाहिए जनसंख्या के अनुपात में, वो नहीं मिल पाए, तो क्या इस जाति जनगणना से उन लोगों को वो बराबरी का अधिकार मिलेगा? इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। निश्चित तौर पर दिनेश जी, किसी भी राज्य में सभी जातियों की जनगणना होना इसलिए आवश्यक है कि एक नारा चला था पहले, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। क्या पिछड़ों को 52% का आरक्षण मिल रहा है? क्या दलितों को जो आरक्षण है क्या वो मिल रहा है? चाहे नौकरियों में ले लो, चाहे किसी भी चीज़ क्षेत्र में ले लो आप, हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी जो इसका विरोध कर रही है, पहले यही कहते थे कि जनगणना कराओ, तो आज फिर विरोध क्या है बात का? आप सत्ता में हैं, आप कराइए, दिक्कत क्या है? फिर अवरोध क्यों पैदा कर रहे हैं? इनको डर लगता है, इनको जाने का डर है, क्योंकि कहीं इन जातियों की जनगणना हो गई तो इनकी ताकत बढ़ जाएगी, इन्हें अपनी हकीकत मालूम पड़ जाएगी। जो चंद लोग कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर ये सत्ता का खेल खेल रहे हैं, ये सब सामने आ जाएगा। इसलिए जाति जनगणना होना बहुत आवश्यक है। कल के वीडियो में मैंने एक सेंगर साहब से बात की थी जी, तो वो बता रहे थे कि जाति जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें जो सामान्य कैटेगरी के हैं उन लोगों को भी वो संख्या के अनुपात में संस्थाओं में वो नहीं मिल पा रही जगह। जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज ले लो, बिल्कुल, और आपके जो कुलपति है, धर्माचार्य है, उनमें भी विशेष जाति का ही कब्जा है। तो कहीं ना कहीं जो जनरल कैटेगरी से आने वाले क्षत्रिय समाज और वैश्य समाज भी आप लोगों के साथ मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि जो शिक्षित लोग हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, और संविधान के हिसाब से सामाजिक समरसता बहुत ज़रूरी है इस प्रदेश में, इस देश में। क्योंकि जो देश की हालत पिछले 10 सालों में होती चली जा रही है, और जीडीपी भी गिर रही है, व्यापारी परेशान है, रोजगार परेशान है, किसान परेशान है, सारे लोग परेशान है, क्या हाल बना रखा है। आप केवल चंद पूंजीपतियों को पूरा देश सौंप दिए हैं, ऐसा तो नहीं था। ये भारतवर्ष में ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन इन्होंने केवल जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है तो उन्होंने सत्ता को जो लोग धन्ना सेठ थे, जो इनके चुनाव में पैसा लगाते थे, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए ये केवल अपनी आर्थिक नीतियां तैयार करते हैं और सबसे ज़्यादा उन्हीं को लाभ पहुंचाते हैं। आम व्यापारी या और दूसरे लोग बस इस चीज़ से वंचित रह जाते हैं। आप देखिए, देश का एक केवल उद्योगपति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, और जब वो उसका शेयर मार्केट गिरता है तो आम जनता पे कितना असर पड़ता है। LIC पे मैं भी विश्वास करता था, SBI पे मैं भी विश्वास करता था, लेकिन इनकी हालत देख लीजिए, इतना पैसा इनका नुकसान हुआ है, तो ये नुकसान की भरपाई तो आम जनता करेगी। और इनको इतना लंबा लोन दे देती है सरकार, किस आधार पे दे देती है यही नहीं समझ में आता। अगर लगता है तो इनकी जांच कराई जाए, एजेंसियों में डाली जाए, निष्पक्ष जांच हो। अगर ये इतने पैसे देने लायक नहीं थे तो इनको लोन इतना क्यों दिया गया? वही तो एक विपक्ष, आपने बहुत अच्छा सवाल छेड़ दिया है। विपक्ष भी बार बार मांग कर रहा है, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे सड़क से हो, विपक्ष मांग कर रहा है कि अडानी की जांच होनी चाहिए, और सरकार है कि उसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। तो इस पर आप क्या प्रक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि किसी भी संस्था पर या किसी भी व्यक्ति पर सवाल अगर उठते हैं तो एक जांच तो बनती है। बिल्कुल। तो सरकार जांच क्यों नहीं कराना चाहती? क्या सरकार अडानी से मिली हुई है? बिल्कुल, इनके हाथ कहीं ना कहीं संलिप्त हैं इन सारी जो प्रक्रिया हुई है। आप देखिए, अगर एक देश का पैसा एक ही पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाएगा तो तमाम पूंजीपति भारत छोड़ के भाग चुके हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बाबा जी बुलडोजर तैयार रखते हैं, उधर केंद्र सरकार हमेशा आम आदमी के लिए बुलडोजर तैयार रखती है। लेकिन ऐसे लोग जो देश का पैसा लूटकर विदेशों में चले गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? कोई बता सकता है? आज तक ना मोदी सरकार बता पाई है कि ये नीरव मोदी कहाँ गए, विजय माल्या कहाँ गए, इनके ऊपर कोई कुछ नहीं होना है। लेकिन अडानी के बारे में कोई संसद तक में बहस नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता। तो इसकी ये साफ है कि कहीं ना कहीं मिली सहभागिता। तो जिस तरह से अडानी के ऊपर सरकार कोई प्रक्रिया नहीं दे रही, अपना प्रवक्ता भी नहीं टीवी चैनलों पर बैठा रही अगर अडानी का मुद्दा छेड़ा जाता है,
तो इसमें आम आदमी का कैसे नुकसान होगा, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि जब तक आम आदमी के समझ में नहीं आएगी सरकार की नीतियां या कुनीतियां, तो तब तक आम आदमी बदलाव की तरफ कैसे जाएगा। देखिए, देश की प्रगति में आम आदमी की बहुत भागीदारी होती है, क्योंकि ये देश जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। जी और जब जनता का टैक्स का पैसा आप किसी उद्योगपति को दे देंगे, केवल एक उद्योगपति को, जी आप 10 को दो, 20 को दो, ज्यादा से ज्यादा तैयार करो, कोई बात नहीं। जब एक उद्योगपति को दे देंगे और अगर वो उद्योगपति अभी सारा रुपया लेके भाग जाए, जैसा कि पूर्व में कई लोग भाग चुके हैं, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो देश का होगा, देश में रहने वाले उन लोगों का होगा जो मोटी रकम टैक्स में देते हैं जी और उनको उनका लाभ नहीं मिल पाता। जी तो जब ये पैसा डूब जाएगा तो निश्चित तौर पे देश को हानि होगी। आप देख लीजिए कि देश कहां से कहां पहुंच गया, जीडीपी कहां से कहां आ गई, लेकिन ये बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये बोलेंगे किस पे? इनकी खुद की देन है। ये आम भावनाएं, आम जीवन के लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में इनको इसका जवाब जनता द्वारा दिया जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस के जो युवा नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भारत जोड़ो यात्रा या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उस पर भी जो सत्ता में पार्टी है बीजेपी पार्टी के कुछ नेतागण प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि ये एक लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ी प्रक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि देश की जो राजनीति है, प्रदेश की राजनीति तो समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन देश की राजनीति और लोकसभा का चुनाव आ रहा, तो इस पर कांग्रेस की जो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, इस पर भी थोड़ा आपका टॉपिक चाहिए। सबसे पहले दिनेश जी, मैं आपको ये बता दूं जी कि मीडिया का काम होता है सत्ता पक्ष से सवाल करना जी, न कि देश में आज भी 10 वर्षों के लगभग होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाजपा कांग्रेस पे हमेशा आज भी प्रहार करती है कि उन्होंने नहीं किया। अरे आप अपना बताओ, आपने 10 साल में क्या किया? आप उनकी तुलना मत करो। आपको 10 साल दिए गए, आप बताओ ना आपने 10 साल में क्या किया। जितनी भी योजनाएं हैं सारी कांग्रेस की योजनाएं, आपने नया क्या कर दिया? उल्टा आपने देश को गिरवी और रख दिया। आम जनमानस, रोजगार रहा नहीं देश में, जो थे वो भी आपने ले लिए। आप कोरोना के समय में, चलिए उस समय पूरे विश्व में महामारी फैली थी, आपने जो अन्न बांटने का काम किया वो सराहनीय कार्य था। लेकिन अब आप रोजगार की बात कीजिए, कोई अब कोविड नहीं है, आज आप भी अन्न बांटने के माध्यम से निचली जातियों को वोट पाना चाहते हैं। आपकी क्या मंशा है? आप मंशा स्पष्ट करो ना। आप रोजगार दो, कौन चाहता है कि हमें आप अन्न दो? रोजगार के सृजन करो, नए नए सृजन करो। जब रोजगार होगा तो आम आदमी कोई नहीं चाहता कि हमें अन्न हम ले सरकारी आम आदमी अच्छे से मेहनत मजदूरी करना हाँ जानता है। और इस देश के लोग बहुत मेहनत कश लोग हैं और ये एक संस्कृति प्रधान देश है। तो इस देश को आपने कहां से कहां पे लाके खड़ा कर दिया। मैं तो खुद बीजेपी वालों से सवाल करना चाहता हूं कि भाई आप आज भी कांग्रेस का नाम लेते हो। मुझे आप एक शब्द बताइए, आपने अपने पुरखों को देखा होगा, सुई से हवाई जहाज तक का सफर कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने लंबे समय तक सरकार चला के किया जी। आज आप अपना गिनाओ ना कि आपने क्या किया। आज भी मीडिया के माध्यम से, मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ हुआ करती थी जी। आज मीडिया इस देश का चौथा स्तंभ नहीं है, क्योंकि मीडिया आजकल गोदी मीडिया हो गई है जी। तो दिनेश जी आप अपने ऊपर मत लीजिए। नहीं, वो आपकी बात से मैं इसलिए सहमत हूं क्योंकि इस समय जो भी नेशनल मीडिया है उस पर प्रश्न चिन्ह जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तभी से उठना शुरू हो गए, क्योंकि जो भी वहाँ के जो एडिटर हैं, जो एंकर हैं, वो सरकार की चाटुकारिता में ही लीन रहते हैं। लेकिन एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जन जन की आवाज को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करता है। तो मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा, बाकी से बोलिए। जो मैंने पत्रकारिता के बारे में सुना था, पत्रकारिता का एक धर्म होता है जी। पत्रकार को सत्ता पक्ष से सवाल करना चाहिए जी, बिल्कुल, न कि आज भी 9 साल की पूर्व की सरकार का विरोध करते रहना। आप अपने बताओ हमने क्या किया।
आप बजट पेश करते हो। जब बजट इतना ही अच्छा था तो फिर आप कहते हो मेरे सांसद विधायक और मेरे जो भी संगठन के लोग हैं वो जनता तक बजट की अच्छाइयां पहुंचाएंगे। क्या अच्छाई है? जब बजट अच्छा होगा अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक जाएगी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ जी। क्योंकि बजट में क्या है सारे लोग जानते हैं। आप उसको घुमा फिरा के जुमलेबाजी करके जनता तक गलत संदेश पहुंचाना चाहते हो, बरगलाना चाहते हो, केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हो। लेकिन अब जनता पूरी तरह समझ चुकी है और अब आपके ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जिस तरह से आपने एक सवाल उठाया कि हमेशा बीजेपी जो सरकार है वो कांग्रेस पर सवाल उठाती है, तो इसी तरह से अभी बीच में जो अडानी और मोदी जी का सवाल आया तो उस पर बीजेपी सरकार कहती है कि जो भी विपक्ष आरोप लगाए, प्रत्यारोप करे तो उसका प्रमाण दे और उसकी जांच करा के दे। तो क्या जो सरकारी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो विपक्ष के पावर में काम करती है कि सरकार के पावर में काम करती है? ये तो बचकानी बात हो गई। आपके पास सारी एजेंसियां हैं, सरकार के पक्ष में सारी एजेंसियां रहती हैं। आप जिसकी जांच कराना चाहो कराओ। आपने तो उन एजेंसियों को भी हायर कर लिया, उन पर भी इतना दबाव बना लिया जो हमेशा सत्ता के से स्वतंत्र रहती थी। आज चूंकि मैं आपको बता दूं जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आज एक नाकामी, पुलवामा हमले का आज ही के दिन हुआ था। सबसे पहले तो मैं ऐसे जो उसमें शहीद हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं जी, हमारे चैनल की तरफ से और भी श्रद्धांजलि। और एक बात फिर भाजपा से पूछना चाहता हूं कि पुलवामा हमले की जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? पुलवामा हमला कोई आपकी सरकार में हुआ, कोई कांग्रेस की सरकार में तो हुआ नहीं जी, आपकी सरकार में हुआ। आपने उस पर क्या रिपोर्ट दी अभी तक? बताएं, पुलवामा हमले पर कोई रिपोर्ट दी हो, इनके प्रवक्ता ने कुछ बताया हो? आज तक आप उसकी जांच नहीं कर पाए। रही हमारे पड़ोस के देश चीन की, चीन हमारी सीमाओं में 4.5 किलोमीटर अंदर तक घुसा आया है। क्या कर रही है आपकी एजेंसियां? सुरक्षा एजेंसी, आप सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करते हो। अंधभक्त तो आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति सब जानता है वो तर्क करेगा। वो तो साफ कहता है कि मुझे किसी से मतलब नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। भैया काहे के मुमकिन, कहां से मोदी? भाई जब मोदी नहीं थे तब देश नहीं चलता था, या मोदी नहीं रहेंगे तब देश नहीं जब चलेगा। अरे इनके कुछ बड़े नेता क्या कोई अंधभक्त ये कहते हैं कि देश 2014 में आजाद हुआ। अब बताइए, इनको समझाइए, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुलेआम इनके जो बाबा हैं किसी महंत के पीठ होंगे, मैं नहीं जानता, और मैं ज्यादा मतलब भी नहीं रखता हूँ। मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। जितना संघर्ष करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना सब कुछ मिलता है। और जिनके जो बाबा जो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि तलवार लहरा रहे हैं, इनका सर ले आओ, इतने पैसे नहीं, इन पे अभी तक कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस तरह की बात कोई और करेगा तो ये अभी जेल में डाल देंगे, नहीं करेगा तो भी मतलब बेमतलब में आदमी को जेल में डाल देंगे। दहशत व्याप्त करना चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई बोल ना पाए। लेकिन साहब, समय होता है, आज जनता ने आप पे विश्वास कर लिया, लेकिन ये विश्वास आप कायम नहीं रख पाए तो कल यही जनता आपको धूल चटाने का काम करेगी। बिल्कुल, जिस तरह से बाबाओं के बयान आ रहे हैं और बीच में अभी 7 फरवरी को पेरियार ललई सिंह यादव जी का परिनिर्वाण दिवस था, तो परमिशन देकर सरकार ने प्रशासन के द्वारा कैंसिल करवा दिया। तो क्या प्रशासन में इतनी शक्ति नहीं रही कि एक कार्यक्रम करवा ले? एक पेरियार ललई सिंह यादव जी का कार्यक्रम का जो परमिशन रद्द करना पड़ा, तो सरकार इतनी बचकानी हो गई, प्रशासन के पास इतनी ताकत नहीं रही कि एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा सके। देखिए, हमारे नेता आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी 7 तारीख को कटारा गांव, जहां पेरियार ललई सिंह यादव जी की जन्मस्थली है, वहां का कार्यक्रम लगा था। कानपुर देहात के एसपी और डीएम पहले परमिशन देते हैं कि कार्यक्रम होगा, फिर वहां के जो अंधभक्त थे और जो मनवादी सोच के लोग थे, उनके द्वारा डीएम और एसपी पे दबाव बनाकर वो परमिशन रात में कैंसिल कराई गई, उनका कार्यक्रम कैंसिल कराया। कार्यक्रम से दिक्कत क्या थी, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। ललई सिंह यादव जी, जिन्होंने सामाजिक लड़ाई लड़ी, सामाजिक चिंतन थे, और चूंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक समाज में काम किया,
अब ऐसे व्यक्ति के यहाँ अगर जाने से प्रशासन को डर लग रहा है तो मुझे नहीं लगता प्रशासन अपना काम बंद कर दे, वो भी कमंडल उठा ले और हरिद्वार और उसके दर्शन करे जाके। क्या मतलब जी। भाई साहब, राम भरोसे ही चलना है तो राम भरोसे चला भाई। ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो सूचनाएं आई थी प्रिया ललित सिंह यादव जी के गांव का जो कार्यक्रम रद्द हुआ जी, तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये संज्ञान बड़े बड़े नेताओं तक ये सूचनाएं पहुंची, जैसे आपके समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, क्या उनके संज्ञान तक ये सूचनाएं पहुंची? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम था, भले ही कार्यक्रम छोटा था लेकिन देश दुनिया में पेरियार साहब को जाना जाता है। तो मैं जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, तो क्या ये उनके कानों तक, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कानों तक आवाज पहुंची? निश्चित तौर पे शीर्ष के नेताओं को मैंने अवगत करा दिया था कि इस तरह की घटना हुई है। अब कल शाम को ही अंबेडकर नगर में एक हमारे कार्यकर्ता है रजनीश मौर्य, उनको पुलिस ने शाम को ही उठा लिया, क्योंकि आज वो इसके स्वामी जी के समर्थन में डीएम को मौन ज्ञापन देने वाले थे। अब मौन ज्ञापन पर भी सरकार इस तरह की कार्रवाई करेगी कि किसी भी कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार, और वो भी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी पार्टी का नहीं, ना कोई पदाधिकारी, अगर समाज के हित के लिए अगर वो अपना कथन अगर रखना चाहता है तो उसको इतनी आज़ादी होनी चाहिए, न कि उसको वहाँ पे रात में पुलिस गई, पुलिस उठा लाई और कोई दोष नहीं, केवल यही था कि मौन हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे कि हम स्वामी जी की बातों से सहमत हैं। तो इस तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश में चल रही है और आप देख ही रहे हैं बाबा जी को। तो देखिए, मैं फिर कहता हूँ, ज्ञान जिसको नहीं है वो कभी राजनीति नहीं कर सकता। बाबा जी मेहनत थे, मेहनत होने के नाते मैं भी बाबा जी से एक सवाल करता हूँ कि उनको इन पंक्तियों का अर्थ बताना चाहिए। अगर जिनको ये लगता है, गोरखपुर प्रेस ने ताड़ना का अर्थ शिक्षा से दे दिया जी, तो अब क्या अर्थ भी बदले जाएंगे? भाई, हम लोग लंबे समय से जिस भाषा को पढ़ते चले आ रहे संस्कृत में, इसका क्या अर्थ है, अब अर्थ भी बदलने लगे। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये चीजें गलत है, इसीलिए तो अर्थ बदलना पड़ा उसका। नहीं तो लगता नहीं, आप समझे नहीं, वो ये चीज एक्सेप्ट करे ना कि ये चीज गलत है, उन पंक्तियों को हटाए, इसमें क्या बात है? स्पष्ट नहीं करना चाहते लेकिन उनको महसूस हो रहा है। तानाशाही इस देश में संविधान राज चलेगा। तानाशाही आप कुछ दिन तक अपने पद का दुरुपयोग करके कर सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे ये प्रजातंत्र है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब प्रजा फिर आगे आएगी तो आप जैसे लोग कोसों दूर हट जाएंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे, जिस तरह से जब मौर्य जी ने जो बयान दिया रामचरितमानस पर, उसके बाद जितने भी सामाजिक संगठन थे, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के पास अपनी हुड्डें लगाई, अपना ऐड दिया, प्रचार किया और लोगों को बताने का प्रयास किया कि हम भी शूद्र हैं, हम भी अछूत हैं। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने उनको प्रतिबंध किया, वहां पर लोगों को लगाने से मना किया, खबरें आई। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा, आप भी बीजेपी पार्टी में और बीजेपी सरकार में सहभागिता रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी भी मुख्यमंत्री जी से कभी ना कभी मुलाकात हुई होगी, मुझे नहीं पता हुई ना हुई, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, मुख्यमंत्री आदित्य योगी जी ने खुद ही कहा था एक जनसभा में कि बजरंगबली शूद्र थे, तो वहां पर शूद्र का जो बैनर लगा उस पर ही प्रतिबंध लगाने का क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आचरण सत्ता प्राप्ति के लिए भगवान को भी जातियों में बांटना है। मैं बीजेपी में रहा, मैं कई बार बाबा जी से मिला भी, ऐसा नहीं है, लेकिन सबकी एक आइडियोलॉजी होती है, कोई पार्टी हो, इनकी आइडियोलॉजी केवल बेवकूफ़ बनाकर जनता का वोट लेना है। और ऐसे लोग जब शीर्ष पे बैठे होते हैं जिनके घर परिवार नहीं है, वो घर परिवार का दर्द नहीं जान सकते जी। आप निश्चित तौर पे किसी भी बड़े महंत पीठ के महंत हो सकते हैं,
लेकिन एक घर चलाने वाला व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, क्योंकि उसका परिवार होता है, उसको सामाजिक और पारिवारिक दोनों दायित्व निभाने पड़ते हैं। और जो इन दायित्वों को निभाता है उसको समाज में कहते हैं कि नहीं, ये आदमी सबसे अच्छा आदमी है, ये सारे दायित्वों को निभा रहा है। तो कहीं ना कहीं अच्छाई करने के लिए हमें पारिवारिक और सामाजिक दोनों कर्तव्य निभाने पड़ते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लोग नहीं करते हैं। वो खुद में कुछ करना नहीं चाहते, जो दूसरा करता है उसमें केवल कमियां निकालने का काम करते हैं, कभी कुछ नहीं करते। मैं रहा भाजपा में जी। तो मैंने ये देखा है। नहीं, हम ये समझना चाहते हैं कि आज जो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मैं शूद्र हूँ, हाँ, तो मैं भी ये शूद्र हूँ। बैनर लगते हैं, मेरी बात समझ। तो उसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है विरोध कर रही है, वहां पर रोक रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, तो वही एक संविधान, मेरा पूरा मैं आपका बात समझ गया। संविधान में सभी लोगों को समानता का अधिकार है जी। मैं किसी भी धर्म जाति का विरोध नहीं करता जी। भारतवर्ष में मानने वाले सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। और ऐसे में जो अभी जो लाइनों की बात चली है जी। तो निश्चित तौर पे जब हमें इस तरह से गालियां दी जाएंगी तो शूद्र कहा जाएगा जी। तो शूद्र तो हम भी आते हैं। बिल्कुल 1585 की लड़ाई में 85 तो शूद्र ही हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप हिंदू बनाए फिर रहे हो, अरे अपने बच्चों को भी कभी कांवड़ यात्रा में भेज दिया करो, तब तो हम माने हिंदू हैं। जब दंगा हो तो अपने बच्चों को भी दंगों में भेज दिया करो। केवल हिंदू हमें नाम के लिए समझा जाए, और जब लाभ की बारी आए तो केवल कुछ लोग ही हिंदू माने जाते हैं। हमारे देश में अशिक्षा है अभी जी। और बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये सब चीजें चल रही हैं। पिछड़े वर्ग की जनसंख्या बहुत है, हम उन्हें शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा की तरफ आप एक भी कदम बता दीजिए। 10 साल में मोदी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार है, शिक्षा के बताइए, शिक्षा के लिए क्या है उन्होंने कदम उठाए? शिक्षा का जो बजट आया उसमें कटौती कर दी गई। जो शिक्षा का स्तर आजादी से और 14 तक ला पाए उसको गिराने का काम किया। जो रोजगार का स्तर 14 तक आया, इनकी सरकार आने के बाद सब मनरेगा भी कटौती कर दी। अगर मनरेगा ना होता तो कोविड में जाने कितने परिवारों का भरण पोषण न हो पाता। मनरेगा ही, जब अभी कोविड आया था तो मनरेगा रामबाण बना, और ये कांग्रेस सरकार की देन थी, ये कोई इनकी देन नहीं थी। बिल्कुल सही बात। कई परिवारों को उससे लाभ हुआ। आप चिकित्सा देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, आप ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, कितना महंगा हो गया, कहां से कहां तक। आय के स्रोतों का सृजन नहीं हो रहा है, ऊपर से महंगाई। ये जब 350 रुपए का सिलेंडर था तब तो ये चांद पे उठाए फिरते थे, ये महंगाई महंगाई महंगाई। अच्छा पॉइंट। और आज ऐसा क्या हुआ? आज इस पे कोई बोलना ही नहीं चाहता। 1150 का है, बोल ही नहीं रहे, 5 किलो, क्योंकि इनको पता है ये जब फंस जाते हैं तो ये सारे इनके नेता चुप्पी मार के बैठ जाते हैं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जैसे जो मुद्दा चल रहा है स्वामी जी वाला, कोई भी व्यक्ति ने स्पष्ट एक भी वक्तव्य नहीं दिया कि नहीं ये है, एक भी व्यक्ति। और सब लोग लगे हुए हैं, एक भी इनका प्रवक्ता नहीं बोल रहा, एक भी इनके छुटवैया नेता नहीं बोल रहे, क्योंकि इन्होंने मना कर रखा है। फंस गए, बोलेंगे क्या भाई? जब ये जी ने अपनी नई पिच पर इनको खींचने का प्रयास किया, बिल्कुल, इन्होंने कभी नया बार खेलना चाहा था, वो लखनऊ में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाकर नाम परिवर्तन करने का बात चल रही थी, लक्ष्मणपुरी लखनऊ का नाम रखना। हाँ। तो लखनऊ नाम राजा पासी की पत्नी के नाम से रखा गया था, तो भाई उनके नाम से हटाओ तो राजा साहब के नाम से रख दो, लखन पासी के नाम से रख दो। एग्जैक्ट। कि लक्ष्मण का लखनऊ से क्या मतलब हो गया, यही समझ में नहीं आया। तो इनका कहां से क्या उठा के मारने लगे, थोपने लगे जनता पे, इनका कुछ पता नहीं रहता। ये केवल दूसरे लोगों को अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं से एक ना एक क्लू निकाल लाएंगे कि ये करेंगे। जो अनपढ़ लोग हैं वो इस देश पे राज करेंगे।
बिल्कुल, कहीं न कहीं आम जनता की जो भावनाएँ हैं, उनके साथ जो वर्तमान सरकार है, बिल्कुल। खेलने का काम कर रही है। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा होगा, हमने भी देखा, हम तो गाँव-गाँव लोगों से चर्चा करते रहते हैं और आप भी जनसंपर्क करते हैं। अधिकांश बीजेपी के जो अंधभक्त हैं, वो कहते हैं कि 5 किलो अनाज दे रही सरकार, लोगों को पालने का काम कर रही, 80-82 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम कर रही। ठीक है, अच्छी बात है, अनाज देने का काम कर रही, लेकिन 5 किलो अनाज देकर आज जो डीजल है, जो पेट्रोल है, जो रसोई गैस है, उससे आम आदमी से कितना निकाला जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। 5 किलो के बदले कहीं 50 किलो तो नहीं वसूला जा रहा है। ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे और जो ईमानदारी से सब काम होगा, जी, लेकिन मुझे नहीं लगता। आज के परिवेश में तो चाहे आप कहीं भी चले जाओ, पहले एक चाय में काम हो जाता था, जी। चलो वो भी शिष्टाचार में। उस समय भ्रष्टाचार नहीं था। हुँ, हुँ। 2014 के बाद जो एक चाय में काम होता था, चाय मतलब 5 रुपए की, जी, आज वो काम 200 रुपए में भी नहीं हो रहा है। पूरा सरकारी तंत्र इस प्रदेश को चला रहा है और उस पे किसी का अंकुश नहीं है। जो पीड़ित होता है वो थाने कचहरी के चक्कर लगाता रहता है, उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के मैं सारी बातों को लेकर बस यही कहूँगा कि इस समय देश के हालात बहुत ख़राब हैं और देश के में रहने वाले एक एक नागरिक को इस चीज़ को समझना चाहिए, जी। क्योंकि उनको बरगलाया जाता है। अगर उन्होंने सूझबूझ के काम नहीं लिया तो आने वाली स्थिति देश की बहुत खराब होगी। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। लास्ट में समझना चाहेंगे कि 24 में देवेश साग का क्या योगदान होगा? देवेश साग एक समाज सेवी रहे हैं, क्योंकि समाज में काम करने के लिए पार्टी और एक आइडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। जी, तो मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और जो भी पार्टी मुझे काम देगी वो तो मैं करूँगा ही। साथ ही साथ समाज की सेवा में, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। समाज में जाना आना, समाज के लिए आवाज़ उठाना, ये शुरू से ही नेचर में रहा है। और जैसा कि मेरे बड़े भाई विनय साक्य जी ने एक बहुत लंबे समय से संघर्ष करके जी। अपना एक स्थान 4-5 जिलों में स्थापित किया था। 6-7 जिलों में उनकी एक पहचान थी। उस पहचान को आगे निरंतर तौर पे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहूँगा और आशा करूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो मुझे काम दिया जाएगा मैं उसको बखूबी निभाऊँगा। तो जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए यही संदेश है कि इन वर्तमान स्थिति में जो भी आदमी हमें, जो भी लोग हमें सुने, वो केवल अपने बच्चों की शिक्षा पर जोर दें, क्योंकि शिक्षित होंगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी परिवार आगे बढ़ेगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। साधुवाद। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक आम जनता की आवाज़ है। ये कोई देवेश साग की व्यक्तिगत आवाज़ नहीं, इसमें उन लोगों की आहुति है जिन लोगों ने खून पसीना बहा के LIC में, SBI में, अन्य बैंकों में पैसा जमा किया और किस तरह से देश को छोड़ के यहाँ के जो उद्योगपति हैं भागते हैं। कहीं अगर धोखे से भी अडानी ने ऐसा किया तो इस देश का क्या होगा? तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।